था कि पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी चीजों की चर्चा करी थी, जिसमें प्रमुख थे कि किस प्रकार 9वीं कक्षा की परीक्षा के बाद तुलसी राम जी को उनके पिताजी जबरदस्ती विवश कर देते हैं कि आप खेतों पर जाकर उनके साथ काम करें। और एक ही छात्रा से स्कूल के 2 अध्यापकों को प्रेम हो जाता है और वे तुलसी राम जी की ड्यूटी लगा देते हैं, उनके जो लव लेटर्स हैं उसका जवाब छात्रा तक लेके जाने और बदले में छात्रा का जवाब लेकर आने की। और साथ ही जमींदारों से के बेटों से तुलसी राम जी की घनिष्ठता ज्यो ज्यो बढ़ने लगती है, त्यों त्यों अपनी दलित बस्ती में उनकी इज्जत भी बढ़ने लगती है। पर घर वालों के लिए वे पहले से ज्यादा आवारागर्द हो जाते हैं। उनके पिताजी इस बारे में उनको जिक्र भी करते हैं कि इस तरह की नकल ना उतारी जाए क्योंकि बराबरी हो नहीं सकती। और फिर अचानक जब चिंतामणि जो उनके क्लासमेट होते हैं, वे भी जमींदार के बेटे होते हैं, तुलसी राम जी को पढ़ाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि मेरे घर आके पढ़ो, रात का खाना भी खा लिया करो और पढ़ा भी दिया करो। तो एक तरीके से तुलसी राम जी के मनोकामना वे पूरी कर देते हैं, क्योंकि वे जिक्र करते हैं पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार उनको मिट्टी का तेल भी मुहैया नहीं करवाया जाता पढ़ने के लिए रात में। तो अब हम कहानी यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। वे गणित, रेखा गणित तथा अंग्रेजी में बहुत कमजोर थे। वैसे मैं हाई स्कूल में निर्धारित 5 विषयों को बारी बारी से उन्हें रोज पढ़ाता था, किंतु उक्त 3 विषयों पर विशेष ध्यान देता था क्योंकि उन दिनों सबसे ज्यादा छात्र इन्हीं विषयों में फेल होते थे। तो यहां पर एक चीज है कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट्स का खासा जिक्र किया गया है। ये वो दौर था जब अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन अंग्रेजी फिर भी सवर्ण लोगों को भी ढंग से नहीं आती थी, इसीलिए उसमें वे फेल हो जाया करते थे। रात में पढ़ाते समय सबसे रोचक बात यह होती थी कि बगल में बंधा उनका घोड़ा बीच बीच में हिनहिना उठता था, जिसे सुनकर मेरा पूरा ध्यान घुड़सवार होकर घर से भागते हुए गौतम बुद्ध की तरफ चला जाता था तथा कुछ समय के लिए मैं एक गंभीर दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता था। पहले भी जिक्र बार बार वे कर रहे हैं हर प्रसंग में कि उनके मन में ये इच्छा बलवती होती जा रही है कि अब मुझे घर छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे पढ़ाई आगे जारी रखनी है। तो घर से भागने की कल्पना बार बार जागृत हो जाती थी। स्वतः स्फूर्त ढंग से एक विचार भी उत्पन्न होता रहता था कि चिंतामणि सिंह का घोड़ा चुराऊं और उस पर बैठकर बुद्ध की तरफ भाग जाऊं। ऐसा सोचते सोचते मैं हरदम गंभीर हो जाता था। ऐसा देखकर चिंतामणि बार बार गंभीरता के कारण पूछते। मैं उन्हें हर बार बहका देता और कहता कि कोई कारण नहीं है। इसी तरह चिंतामणि सिंह के घर पर एक अन्य दृश्य मुझे बहुत आकर्षित करता था। उनके 22 जोड़ी बैल एक कतार में गड़ी हौदियों में एक साथ चारा खाते हुए बड़ा मोहक दृश्य पैदा कर देते थे। उनके सारे बैल हृष्ट पुष्ट होते थे। आज जब मैं उनके 22 जोड़ी बैलों को याद करता हूं तो अचानक मेरे दिमाग में सुत्त पिटक में वर्णित प्राचीन कोसल क्षेत्र का वह ब्राह्मण याद आ जाता है जो अपने 14 बैलों की चोरी के चलते बहुत दुखित रहा करता था। एक बार उसके गांव के पास गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। किसी ने उस ब्राह्मण से कहा कि वह बुद्ध के पास चला जाए तो उसका दुख समाप्त हो सकता है, क्योंकि बुद्ध दुखों पर विजय प्राप्त करके हमेशा सुखी रहते थे। जब वह ब्राह्मण बुद्ध से मिलने जा रहा था तो रास्ते में सोच सोच कर बड़बड़ाता जाता कि बुद्ध शायद इसलिए सुखी रहते होंगे क्योंकि उनके 14 बैल चोरी नहीं हुए होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनके अन्नागार में चूहे व्यायाम नहीं करते होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी खटिया में उड़स यानी खटमल नहीं पड़े होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी पत्नी रोज सुबह 5 प्रहार से उन्हें जगाती नहीं होगी, आदि आदि, मतलब पैर से मारकर जगाती नहीं होगी। तो ये है ब्राह्मणों की असलियत। हमेशा कहानी में हम सुनते हैं कि एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण होता था। ब्राह्मण सबसे गरीब होते हैं बेचारे, इतने विपन्न होते हैं कि जिसकी हद कोई नहीं। और यहाँ पर हर जगह जिक्र में ब्राह्मणों का ही प्रसंग है, चर्चा है कि किस प्रकार वे अध्यापक भी थे, वे जमींदारों
बड़े बड़े जमींदार भी थे, इतने जोड़ी बैल उनके घरों में बंधे रहते थे। तो अगर ये दरिद्रता की निशानी है तो मैं चाहूंगी कि सभी इसी तरह से दरिद्र हों। इस तरह दिसंबर 1963 तक करीब 3 महीने तक मैं उन्हें पढ़ाने जिगर संडी जाता रहा। उधर महीने में एक बार मंगूरपुर वाले लाल बहादुर सिंह अपना इक्का लेकर मेरे स्कूल पर अवश्य आ जाते थे और वहीं से मुझे लेकर बरहलगंज बाजार चले जाते थे। बरहलगंज बाजार में भी एक देशी शराब खाना था जहां बैठकर लोग देर रात तक शराब पीते रहते थे। उन दिनों ऐसे शराब खानों में 2 प्रकार का मिट्टी का भरूखा होता था, एक छोटा तथा दूसरा उससे दुगना बड़ा। छोटे भरूखे में 8 आने तथा बड़े भरूखे में 1 रुपए की शराब मिलती थी। इन भरूखों को लोग चुक्कड़ कहते थे। शराब खाने के सामने भिन्न प्रकार के चिकनों के ठेले लगे रहते थे। चने की मसालेदार घुघरी, तली हुई कलेजी तथा मछली आदि को चखना कहते थे। पहली बार शराब पीने की घटना से उत्पन्न परिस्थिति के कारण मैं बिल्कुल डरा हुआ रहता था, किंतु ना जाने क्यों लाल बहादुर सिंह की आत्मीयता के चलते मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था और हमेशा उनके साथ चल देता था। मैं उनसे विनती करता कि बड़ा चुक्कड़ नहीं पी पाऊंगा, इसलिए वे मेरे लिए छोटा तथा अपने लिए बड़ा चुक्कड़ लाते। विभिन्न चिकनों के साथ मैं 2 छोटे चुक्कड़ पीता, किंतु लाल बहादुर सिंह 4 बड़े चुक्कड़ पी जाते थे। इस तरह वे मुझे खिलाने पिलाने में खूब खर्च करते। वे जब भी मुझे बरहलगंज के शराब खाने में ले जाते, मैं वहीं से सीधे चिंतामणि के गांव चला जाता था। ऐसे अवसरों पर वे मुझे रात का खाना खिलाकर सो जाने के लिए कह देते थे। बहने पढ़ल जई, ये कहकर वे स्वयं सोने चले जाते थे। चिंतामणि सिंह का जिक्र होते ही मेरी मां शंकर भगवान से प्रार्थना करती कि उनकी मिर्गी ठीक हो जाए। सन 1964 का नया साल आने वाला था और आगामी मार्च में 10वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा होने वाली थी। मुश्किल से 2 महीने बाकी थे, इसलिए चिंतामणि सिंह की चिंता हद से ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने एक नया सुझाव मेरे सामने रखा। जैसा कि हमने पहले बताया है कि हमारे स्कूल के पास वाले प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह उनके सगे चाचा थे, जो उनके संयुक्त परिवार में रहते थे। चिंतामणि सिंह ने मुझसे कहा कि उनके गांव आने जाने में मुझे काफी समय लग जाता है, इसलिए उसी प्राइमरी स्कूल में टिककर रात में पढ़ाई जारी की जाए। अतः वे अपने चाचा से रोज स्कूल बंद हो जाने के बाद चाबी ले लेते थे। उन्हीं के गांव के 2 अन्य लड़के तेज बहादुर सिंह और मोहम्मद हनीफ भी वहीं टिककर मुझसे पढ़ने की इच्छा जाहिर करने लगे। चिंतामणि सिंह का एक नौकर उनके घर से रोज शाम को चावल, दाल, आटा, सब्जी आदि लेकर प्राइमरी स्कूल पर आ जाता तथा रात का खाना वहीं पकाकर हम सबको खिलाता था। इस भोजन व्यवस्था के दौरान चिंतामणि सिंह एक दिन अपने घर से 32 साल पुराना चावल लाकर पकवाए। उस दिन उन्होंने इस तथ्य का रहस्य उद्घाटन किया कि उनके घर में 3 साल से कम पुराना चावल कभी नहीं खाया जाता। उन्होंने यह भी बताया कि एक परंपरा के अनुसार पुराना चावल कभी नहीं खाया जाता। उन्होंने यह भी बताया कि एक परंपरा के अनुसार उनके घर में सन 1932 से लेकर अब तक यानी 1964 तक हर साल एक मनोमन चावल अलग अलग मिट्टी के बने बड़े बड़े कूड़ों में रखे हुए हैं। उनकी संपन्नता का ये छोटा सा नमूना था, किंतु उस 32 साल पुराने चावल का स्वाद बड़ा कड़वा था, जो सिर्फ मसालेदार सब्जी से ही खाया जा सकता था। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, तो उसकी प्रतिक्रिया थी, यह इतना पुराना चावल में ना तो ढोला रेंगत हुई है, बिल्कुल घुन लग जाती हैं, या वो जो सफेद वाले लंबे लंबे कीड़े होते हैं वो जाला बना लेते हैं। 10वीं के फाइनल इम्तिहान से पहले 2 महीने तक हम उसी प्राइमरी स्कूल में रात में टिककर पढ़ाई करते रहे, या यूं कहें कि मैं पढ़ाता रहा और वे पढ़ते रहे। चिंतामणि सिंह की दोस्ती से उत्पन्न शिक्षा के ये प्रकरण जब तब मेरे जीवन के सर्वोत्तम क्षण थे। सबसे ज्यादा मेरी माँ यह सोचकर बहुत राहत महसूस करती थी कि मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं। इस बीच में अपने घर का विषैला वातावरण लगभग भूल गया था। इस दौरान एक बड़ा संकट आया। 10वीं के फाइनल इम्तिहान के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। कुल 30 रुपए जमा कराना था। उन दिनों 30 रुपए एक बड़ी धनराशि थी। मेरी जैसी उस परिस्थिति में इतना धन उपलब्ध होना निश्चित रूप से एक बड़ा संकट था। घर से किसी तरह की सहायता पहले ही बंद हो चुकी थी। मेरी दुर्दशा देखकर वही हिंदी वाले अध्यापक सुग्रीव सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के
स्वयं 30 रुपए फीस के जमा कर दिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि और भी जरूरत पड़ने पर वे सहायता करते रहेंगे। तो 30 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। वहां तो उन्हें पहले कि 4 आने तक मिलने मुश्किल हो जाया करते थे। पास कराई के 2 रुपए देने बड़े मुश्किल पड़ जाते थे। तो 30 रुपए तो 2 रुपए के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। स्कूल के एक अन्य अध्यापक राम वृक्ष सिंह जो पीटी मास्टर थे ने भी सहायता की पेशकश की। तो यहाँ पर ये तथ्य दिलचस्प है कि जो कास्ट एंड क्लास बैरियर को क्रॉस करके जो अध्यापक हैं, जो उनके टीचर्स हैं, वो उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सब लोग बुरे ही होते हैं। यदि आप में काबिलियत है तो लोग आपको हाथों हाथ लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। उसके लिए फिर तुलसीराम जी जैसा या बाकी अन्य महापुरुषों जैसा बनना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी पढ़ाई तभी जारी रख सके। स्कूल में उनकी ख्याति एक सुरीले गायक के रूप में थी। राम वृक्ष सिंह भी सुग्रीव सिंह की तरह मेरे साथ बड़े सम्मान से पेश आते थे। मैंने राम वृक्ष सिंह से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली थी, किंतु उस चिंताजनक संकट की घड़ी में ये दोनों अध्यापक मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए। बिल्कुल कि जब भी किसी की मदद करनी हो, किसी की काबिलियत के आप कायल हैं, तो कास्ट और क्लास से परे हटकर उसका आकलन करें, क्योंकि स्कूल में पहले ही जाहिर हो चुका है इतना पढ़ा लिखा कोई भी नहीं था। और ब्राह्मणों के बेटे क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाते थे फेल होने की वजह से, इसलिए वे पढ़ाई ही छोड़ दिया करते थे। पहले भी पिछले एपिसोड में जिक्र आया है कि इसीलिए ब्राह्मण जो थे ये अफवाह फैलाते थे कि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। परीक्षा का फॉर्म भरने के 1.5 महीने बाद यूपी बोर्ड इलाहाबाद से स्कूल पर सूचना आई कि हमें परीक्षा देने चंडेसर डिग्री कॉलेज जाना पड़ेगा। यह कॉलेज हमारे स्कूल से लगभग 12 किलोमीटर दूर आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित था। 5 विषयों की परीक्षा का टाइम टेबल पूरे महीने भर जारी रहने वाला था, जिसका अर्थ था कि वहां हमें 1 महीना टिकना था। चंडेसर डिग्री कॉलेज के संस्थापक भी एक साधु चंद्रबली सिंह ब्रह्मचारी थे। इस कॉलेज में भी क्षत्रियों का बोलबाला था तथा ये मारपीट के लिए कुख्यात था। यह कॉलेज बहुत विशाल था। वहां करीब दर्जन भर हाई स्कूल के परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। उन दिनों चंडेसर परीक्षा केंद्र पर दलित परीक्षार्थियों में से अनेक जातीय हिंसा के शिकार हो जाते थे। कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसी हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था, जिससे परीक्षा के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो जाती थी। अनेक स्कूलों से जो छात्र यहाँ परीक्षा देने आते थे वे अपने ही स्कूल के दलित छात्रों को अकारण पीट दिया करते थे, जिसके चलते कई छात्र गंभीर चोट लग जाने के कारण परीक्षा से वंचित हो जाते थे। तो ये तो छात्रों की बात है और बहुत पुरानी जमाने की बात समझिए। 1964 की बात की जा रही है और मैं 2021 की घटना का वर्णन करना चाहूंगी। जब मैंने घुसपैठिए कहानी का पाठन शुरू किया था, कहानी संग्रह का पाठन, तो उस वक्त जो शुरुआत की थी मैंने वो जेएनयू की टीचर नीलम जी से करी थी, जिनकी जो टीचर इंचार्ज हैं उन्होंने उनको बेवजह ही थप्पड़ मार दिया था कि साइन करने से पहले वे मिनट्स पढ़ना चाहती थी कि किसी भी पेपर पे साइन क्यों करें बिना पढ़े। तो सिर्फ उसी चिढ़ से उनके टीचर इंचार्ज ने उनको थप्पड़ लगा दिया था, जबकि वे एक प्रतिष्ठित कॉलेज की अध्यापिका हैं। तो यहाँ तो बात हो रही है दलित छात्रों की, और वो भी उस जमाने में जब देश महज आजाद ही हुआ था और सामंतवाद से पूरा घिरा हुआ था। परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह पूर्व चिंतामणि सिंह मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर चंडेसर ले गए ताकि कहीं रुकने की व्यवस्था की जा सके। कॉलेज के पास एक छोटा सा बाजार था जिसमें चिंतामणि सिंह ने अपने लिए एक कमरा किराए पर लिया, जिसका पूरे 1 महीने का किराया 5 रुपए था। चिंतामणि सिंह मुझे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु मकान मालिक ने पहले ही साफ कह दिया था कि किसी चमार सियार को नहीं रहने दिया जाएगा। मकान मालिक की इस शर्त से चिंतामणि सिंह बहुत परेशानी में पड़ गए थे।
किंतु उसके निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं था। अतः अपने मंगलपुर वाले तांत्रिक रिश्तेदार के बेटे दीपचंद, जो चंडेसर के हाई स्कूल के छात्र थे, से मिलकर मैंने मकान संकट के बारे में बात की। तो हर कदम पर, हर प्रसंग में उनके सामने अवरोध पैदा हो जाता है। जैसे लगता है कि पूरी कायनात ही उन्हें पढ़ने से रोकना चाहती थी। व्यवस्था तो, सामंतवादी व्यवस्था एक तरफ, ऐसा लगता है कि कुदरत भी कभी साथ देना नहीं चाहती थी इनका। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी तुलसी राम जी डटे रहे। तो आगे आने वाले जो प्रसंग है वो बेहद रोचक है। किस तरीके से उन्होंने परीक्षा पास करी, चलिए पढ़कर ही बताती हूँ, ऐसे बता देने से तो मजा खत्म हो जाएगा। अतः दीपचंद स्वयं चंडेसर के करीब 1 किलोमीटर पश्चिम धरवाहे मोड़ पर एक दलित के घर में 2 अन्य छात्रों के साथ रहते थे। वे मुझे चंडेसर कॉलेज के दक्षिण में स्थित दलित बस्ती में ले गए। यह बस्ती काफी विशाल थी, जिसमें कई संपन्न परिवार रहते थे। ऐसे ही एक परिवार के मालिक थे रूप राम। वे मुफ्त में मुझे पूरी परीक्षा के दौरान अपने घर में रखने को राजी हो गए। रूप राम परीक्षा के दौरान दलित छात्रों की समस्या से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 1963 की परीक्षा के दौरान उनकी बस्ती में रह रहे 4 परीक्षार्थियों पर रास्ते में ही उन्हीं के स्कूल के सवर्ण छात्रों ने हॉकी से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया था। यद्यपि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किंतु तत्कालीन वातावरण से मैं काफी भयभीत हो गया था। तो जो जातीय दंभ है वे बार बार हावी होता रहता है इस व्यवस्था पर। रहने के इंतजाम हो जाने के बाद मैं चिंतामणि सिंह के साथ घर वापस चला आया। हमारी परीक्षा 4 मार्च 1964 को शुरू होने वाली थी। अतः हमें 2 दिन पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना था, जिसके लिए मुझे पूरे 1 महीने के राशन पानी का इंतजाम करना था। मेरे घर का पूरा वृहद संयुक्त परिवार मेरे खिलाफ असहयोग पर उतारू था। मेरी माँ 10-15 दिन तक सुदेश्वर पाणे के यहाँ किए गए काम के बदले मिलने वाली बनी उन्हीं के घर छोड़कर रखी थी, ताकि वह इम्तिहान स्थल पर मेरे खान पान के काम आ सके। बनी में मिले जौ को लेकर मेरी माँ ने जांता में पीसकर आटा मुझे चंडेसर ले जाने के लिए दिया। तो ये महज आधे महीने का राशन, जिसका वह बड़ी मुश्किल से इंतजाम कर सकी तुलसी राम जी के लिए। साथ में कुछ मटर की दाल तथा लाटा भी दिया। पिताजी ने सुदेश्वर पाणे से 10 रुपए उधार मांगकर बाकी खर्चे के लिए दिया। इसी पूंजी के साथ गठरी मोटरी लिए मैं जहानागंज तक पैदल जाकर वहां से 8 आना किराया देकर एक्के द्वारा 2 दिन पहले चंडेसर पहुंचा। जिस एक्के से मैं चंडेसर जा रहा था उसका एक्केवान घोड़े को चाबुक से मारता कम, किंतु गालियां बहुत ज्यादा देता था। उसके अंदर मेरे नग्गर चाचा की छवि एकदम साकार हो उठी थी। उस दिन करीब 1.25 घंटे के सफर में वह घोड़ा सैकड़ों गालियों से नवाजा गया। एक्केवान के व्यवहार से मैं एकदम सहम गया था। ऐसा लगता था कि मानो वे सारी गालियां मुझे पड़ रही थीं। चंडेसर पहुंचने के बाद एक्का से उतरकर मैं करीब 1 किलोमीटर दूर दक्षिण स्थित दलित बस्ती के रूप राम के घर पहुंचा। उनके घर एक अन्य स्कूल का छात्र दर्शन भी रहने आया था। हम दोनों अपना खाना उनके घर के सामने ईंट के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर बना लेते थे। 4 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली थी। चिंतामणि सिंह ने परीक्षा के 1 दिन पूर्व शाम को मुझे अपने निवास पर बुलाया, ताकि मैं परीक्षा की तैयारी करा सकूं। मैं निर्धारित समय पर उनके निवास पर गया तो देखा कि पहले से ही तेज बहादुर तथा मोहम्मद हनीफ वहां मौजूद थे। यही दोनों बच्चे उनके साथ स्कूल में भी ठहरे थे पढ़ने के लिए। किंतु सबसे चौंकाने वाली उपस्थिति थी हीरा लाल की, जो मुझे बात की बात में गालियां दे पड़ते थे। मुझे देखते ही हीरा लाल ने कहा, कारे चमड़ा ता यहीं आ गई ले। इस पर मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं। मेरा इतना कहना था कि हीरा लाल मुझ पर शेर की तरह झपट पड़े, और जब तक चिंतामणि सिंह उन्हें पकड़े वे तब तक मुझे 4 चांटे लगा चुके थे। ये वही हीरालाल थे जो मुझे बुलाने के लिए हमेशा चमड़ा चमड़ा शब्द का प्रयोग किया करते थे। चिंतामणि के निवास से जाने से पहले उन्होंने मुझे ये कहकर धमकाया था, देखत हई तू कैसे इम्तिहान दे देला।
तो यहाँ पर बाकायदा धमकी दी जाती थी, मनोबल जगह जगह पर तोड़ा जाता था दलित छात्रों का। हीरालाल के व्यवहार से मैं बहुत डर गया था। उस समय जातीय हिंसा के लिए कुख्यात चंडेसर मेरे लिए साकार हो उठा। इस घटना से मैं इतना आहत हुआ कि चिंतामणि के लिए इम्तिहान की पूर्व संध्या पर कोई तैयारी करवा नहीं सका। बड़े दुखित मन से मैं आंसू बहाते हुए रूपराम के घर वापस आ गया। मुझे अत्यंत परेशान देखकर वे कारण पूछने लगे। हिचकते हुए मैंने घटना बयां कर दी। वैसा सुनते ही रूपराम उठकर खड़े हो गए और आस पास के लोगों को बुलाने लगे। वे कहते रहे कि अभी बस्ती से 10-15 आदमी लाठी भाला लेकर चलते हैं और उनके हाथ पैर तोड़कर वापस आ जाते हैं। बिरादरी के लइकन के एक गुंडवा हर साल पीटल दे ही, ये पर रोक लगे कि चाहिए। ऐसा कहते हुए रूपराम अपने घर के अंदर चले गए और लाठी में लगे एक नुकीले भाले के साथ बाहर आ गए। उस दिन रूपराम का रूप देखते ही बनता था। वे अत्यंत उत्तेजित थे। यद्यपि वे मेरे लिए बिल्कुल नए थे, किंतु दलित समुदाय के प्रति उनकी एकजुटता बेजोड़ थी। तो यही एकजुटता दलित समुदाय को आज भी चाहिए। यदि नहीं हुई तो रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे होनहार बच्चों को हमारा दलित समाज खोता रहेगा। आज उस तरह की जातीय हिंसा तो नहीं होती, मार पिटाई और तरह तरह की चीजें तो अभी भी देखने को मिलती हैं, लेकिन अब द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं काटते, नंबर काटते हैं, रतन जी के शब्दों में। क्योंकि वे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाते हैं और वे अच्छी तरह जानते हैं कि व्यवस्था किस तरह काम करती है और अपने स्वरूप को कितनी तेजी से बदलती है। यदि मैं रूपराम की उत्तेजना का जिक्र भी का जरा भी शिकार हो जाता तो उस दिन हीरालाल की खैर नहीं थी। मैं बार बार यही सोचने लगा कि यहाँ तो रूपराम सबसे निपट लेंगे, किंतु जब वापस गांव चला जाऊंगा तब फिर क्या होगा। इसलिए मैंने रूपराम को जैसे तैसे शांत किया। मैंने जब उनसे कहा कि यदि हम हिंसक लफड़े में फंस गए तो शायद हाई स्कूल की परीक्षा ठीक से नहीं दे सकेंगे और सब कुछ चौपट हो जाएगा। मेरी इस बात से सहमत होकर उन्होंने मारपीट वाला अपना इरादा छोड़ दिया। परीक्षा न दे पाना शायद इसलिए कि उनको पुलिस केस में फंसा दिया जाएगा कि मार पिटाई करवाई है इन्होंने, और शायद इसीलिए रूपराम जी को ये बात समझ में आ गई कि ऐसे सुरक्षा देने से बात शायद बन सकती है, लेकिन यदि मारपीट हो गई तो पुलिस केस हो जाने के बाद बच्चों का भविष्य चौपट होना तय है। किंतु जिस दिन हमारी परीक्षा होती, रूपराम हमेशा 4-5 लठैतों के साथ हमें परीक्षा स्थल तक पहुंचाकर वापस आ जाते थे तथा 3 घंटे बाद वे पुनः परीक्षा स्थल से हमें अपने घर ले आते थे। इस तरह चंडेसर के उस अपरिचित वातावरण में रूपराम मेरे लिए विश्वस्त संरक्षण सिद्ध हुए। सबसे ज्यादा डर परीक्षा के अंतिम दिन यानी 28 मार्च 1964 को था, क्योंकि अंतिम दिन की परीक्षा के बाद हिंसक गतिविधियां काफी बढ़ जाती थीं। उस दिन हमारी अर्थशास्त्र की परीक्षा थी जो दोपहर बाद होने वाली थी। पूरी परीक्षा के समय रूपराम अपने दल बल के साथ चंडेसर कॉलेज के बाहर सड़क पर विद्यमान रहे। 5 बजे परीक्षा समाप्त होते ही वे मुझे लेकर अपने घर गए। वास्तव में मैं हीरालाल के व्यवहार से मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत भयभीत हो गया था। ये भय इतना ज्यादा था कि मैंने डर के मारे परीक्षा के दौरान चिंतामणि सिंह के निवास पर उन्हें इम्तिहान की तैयारी में मदद करने से एकदम मना कर दिया। इसका एक कारण यह भी था कि हीरालाल चिंतामणि सिंह के निवास से थोड़ी दूर पर ही रहते थे। सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि यदि अपने खिलाफ जातीय हिंसा के चलते कोई पेपर छूट गया तो भविष्य की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। यहाँ पर मुझे चक दे फिल्म का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है जो इस प्रसंग के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। सब लड़ाई उसी वक्त जीतने के लिए नहीं लड़नी चाहिए, कुछ आगे के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। तो ये दिखाता है कि तुलसी राम जी उस अल्प आयु में भी, उस वक्त मेरे ख्याल से टीनेजर ही रहे होंगे, उस छोटी सी उम्र में भी उनकी जो सोचने समझने की ताकत थी वो कितनी ज्यादा थी। वे इस बात को सोच पा रहे थे कि मुझे किसी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना और अपने आप को बचाकर चलना है। जातीय हिंसा की वजह से अगर एक भी पेपर छूटा
तो जिंदगी की पढ़ाई लिखाई यहीं खत्म हो जाएगी। तो डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए, हर वक्त उत्तेजित होकर डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो ये एकदम एप्रोप्रिएट डिसीजन था तुलसीराम जी का, जिसने उनके जिंदगी को मोड़ दिया। तो आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में इससे आगे की घटना का वर्णन करेंगे, जो बेहद रोचक है कि परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तब क्या होता है। तो फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे जल्द ही मुलाकात करूंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।